Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो हम आगे पढ़ते हैं सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, मैथ्यू शील्डन एंड थियोडोर स्वान। हम लोग इसको शील्डन एंड स्वान थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली सेल से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल को प्रपोज किया था और उन प्रिंसिपल को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। तो शील्डन एंड स्वान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल या मोर देन सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होती है जो कि अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होती है, उसे हम यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो बहुत सारी सेल के मिलने से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो शील्डन एंड स्वान ने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वन या मोर सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये उनका फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकेंड में उन्होंने वही चीज बताई जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, देन उन्होंने जो अपने उनसे पहले जो रुडोल्फ वर्चो थे, इन्होंने ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ए सेलुलो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था कि जितने जो सेल्स होती हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं। आपको भी पता होगा कि एक सेल होती है, वो सेल डिवाइड होती है दो नई सेल में। ठीक है, 2 न्यू सेल्स पे या डॉटर सेल्स पे वो डिवाइड होकर एक सेल डिवाइड होकर तो नई सेल बनाती है। तो जो भी सेल बनती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, तो वही चीज शील्डन एंड स्वान ने भी इसको अपने सेल थ्योरी में इस स्टेटमेंट को इंक्लूड किया कि ऑल दी सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। ठीक है, ये बेसिकली सबसे पहले रुडोल्फ वर्चो ने कहा था, जिसको शील्डन एंड स्वान ने अपनी सेल थ्योरी में इंक्लूड किया। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे जो शील्डन एंड स्वान ने अपनी सेल थ्योरी में इंक्लूड किए थे और इन्हीं प्रिंसिपल से ये सेल थ्योरी बनी है। और इसके बाद बनी इन शील्डन एंड स्वान के बाद अब एक मॉडर्न सेल थ्योरी है जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ और चीज़ें उसमें इंक्लूड करके मॉडर्न सेल थ्योरी दी है। और अब हम उसे जानते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। तो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी क्या है? मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में बेसिकली जो शील्डन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो अब आज के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा रिसर्चेस और डिस्कवरीज हो चुकी हैं सेल को लेकर, तो उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने शील्डन एंड स्वान के सेल थ्योरी में कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया और उससे एक न्यू इंटरप्रिटेशन दिया। हमारी जो पुरानी सेल थ्योरी थी उसी का एक नया इंटरप्रिटेशन उन्होंने क्या है, डिफाइन किया है। क्या है वो? सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? कोई बेसिक चीज़, किसी भी एक बड़ी चीज का जो बेसिक होता है, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल, फंक्शनल, जेनेटिकल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ है। अब एक एक चीज को हम समझते हैं। फंडामेंटल जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज का बेसिक। अगर हम एक लाइफ को देखें तो लाइफ एक ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो किससे बनी होती है? अगर हम जैसे अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म को अगर हम रिवर्स में लेके जाए तो वो अल्टीमेटली एक सेल पर आके रुकता है। ठीक है, वो जो एक सिंगल सेल होती है वो कैपेबल होती है हर फंक्शन, हर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। इसलिए तो जो फंडामेंटल क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, एक लाइफ का जो फंडामेंटल क्या हुआ वो सेल हुई। ठीक है, फंक्शनल यूनिट कैसे है ये भी आपको मैंने बता दिया है। और जेनेटिकल यूनिट क्यों है? जेनेटिकल क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसी डीएनए पे प्रेजेंट होती है। और वो डीएनए जो है जब
सेल डिवाइड होती है तो सेम जो इंफॉर्मेशन होती है वो रेप्लिकेट होती है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी तरह उसी में ही वो इंफॉर्मेशन भी रेप्लिकेट होती है और दूसरी सेल में वो सेम इंफॉर्मेशन जाती है। इसलिए हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है वो सब सेम डीएनए, उन सब में सेम डीएनए होता है और सेम इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब वो जो डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में, उस डीएनए से एमआरएनए बनता है जो उस इंफॉर्मेशन को कैरी करे होता है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो डीएनए का सेगमेंट होता है जिसे हम जीन कहते हैं, वो एमआरएनए उस जीन की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि उस जो इंफॉर्मेशन थी अब वो उससे एक प्रोटीन बनाई जाती है। ठीक है, वो प्रोटीन उस जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी उस सेगमेंट ऑफ डीएनए में, इस जीन में, वो एक प्रोटीन के फॉर्म में फिर वो फंक्शनल होती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये जेनेटिकल यूनिट भी है। ठीक है, क्योंकि हर सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिकल यूनिट है एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही सेल से बना है। आपको पता है जर्म सेल्स जो होती हैं, मेल एंड फीमेल जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स एंड ओवा, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, ये मान लें ये मेल के जर्म सेल है और फीमेल के जर्म सेल, जब ये मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट भी, अगर सेल नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन भी कैसे होगा। ठीक है, जब ये दो सेल मिलेंगे नहीं तो एक जाइगोट वाली सेल कैसे बनेगी। ठीक है, ये एन होती है और ये 2n। फिर ये जो सिंगल जाइगोट सेल है, फिर ये इसमें क्लीवेज होता है, ये डिवाइड करती है और बहुत सारी सेल्स को बनाती है। फिर बहुत सारी सेल्स स्पेशलाइज्ड होकर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होकर अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं और फिर वो टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम बनाता है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसलिए ये जो सेल होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी एक सिंगल सेल से ही होता है। ठीक है, तो ये है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। हमारा जो पुराना सेल थ्योरी थी जो स्वीडन एंड स्वॉन ने दी थी, उसमें हमें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ लिया था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था। लेकिन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में दो चीज़ों को ऐड किया गया है, क्या, जेनेटिकल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट को भी। ठीक है, तो उस टाइम पर जेनेटिक्स को लेकर इतनी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए जब मेंडल के फैक्टर्स आए, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने डीएनए और इन सब को बताया, तब बाद में इस मॉडर्न इंटरप्रिटेशन थ्योरी का जो सेल थ्योरी है उसको मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये प्रेजेंट किया गया और उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये फंडामेंटल, फंक्शनल और जेनेटिकल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे वायरस, वायरॉइड्स है, प्रायॉन। ठीक है, वायरस है, वायरॉइड्स है, आरबीसीज हैं। आरबीसीज क्यों, क्योंकि आरबीसी जो होती है, देखो एक सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए एक न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस हो या स्यूडो न्यूक्लियस हो, कोई भी न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में स्यूडो न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, पर न्यूक्लियस तो होता है ना। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो भी एक सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कहा जाता है। दूसरी बात, जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस अपने आप में नॉन लिविंग होते हैं। उनको जब आपको अभी बताया कि जो सेल होती है वो एक कैपेबल होती है सारे मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए, इसलिए वायरस अपने आप में नॉन लिविंग्स होते हैं। लेकिन जब उनको अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, तो वो बेसिकली नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उस लिविंग सेल को, मशीनरी को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और उससे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कराते हैं। ठीक है, अपनी प्रोटीन का प्रोडक्शन कराते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन वो कराते हैं और रिप्रोडक्शन भी वो इसी तरीके से ही करते हैं। इसलिए ये कुछ एक्सेप्शन है, वायरस है, वायरॉइड्स है, ये सब कुछ एक्सेप्शंस है जो सेल थ्योरी में के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस है बेसिकली।
आपको सेल थ्योरी समझ में आ गई होगी, सेल कैसा होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेल के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ है, जो क्वेश्चन है डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, या हमारे जो मेल आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।